लखीमपुर गांव में दो सगी बहनें रोहिणी और दिव्या अपनी चाची के साथ रहा करती थीं। रोहिणी दिखने में बहुत गोरी और सुंदर थी और दिव्या थोड़ी सी काली थी, लेकिन चाची को गोरा रंग बहुत पसंद आता था, इसलिए वो रोहिणी से बहुत प्यार करती थी। फिर एक दिन चाची कहती है, रोहिणी, ओ रोहिणी, बेटा तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम मेरे साथ एक शानदार पार्टी में जाने वाली हो। फिर उसके बाद हम तुम्हारी शॉपिंग के लिए मॉल में भी चलेंगे। तभी दिव्या अपनी चाची से कहती है, मुझे भी ले चलिए चाची जी, मेरे पास तो सिर्फ एक ही जोड़ी कपड़े हैं, जबकि रोहिणी के पास तो 100 जोड़ी कपड़े हैं। प्लीज चाची जी, मुझे भी ले चलिए अपने साथ। तभी दिव्या की चाची गुस्से में दिव्या से कहती है, देख दिव्या, मैं तुझे अपने साथ नहीं लेकर जा सकती हूँ। लोग तेरी वजह से मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि तेरा कलर तो कौवे से भी ज्यादा काला है, इसलिए मैं तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकती। चल अब चुपचाप जा यहाँ से। चाची की ये कड़वी बात सुनकर दिव्या बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, इसलिए दिव्या घर से बाहर जाकर चुपचाप एक बेंच पर बैठ जाती है और वो मन ही मन अपनी चाची की कही हुई बातों को सोचती रहती है कि तभी गांव की कुछ लड़कियां दिव्या को देखती हैं और उसे देखकर कहती हैं, अरे देखो देखो, कल्लू परी बैठी हुई है। इस कल्लू परी को देखकर तो बादल भी आसमान में छुप जाए, उसे भी शर्म आ जाएगी। तभी गांव की दूसरी लड़की दिव्या से कहती है, हाँ, इससे तो कोई शादी भी नहीं करेगा, घर में ही बैठी रहेगी ऐसी की ऐसी। इतनी काली कलूटी है, भला इतनी काली कलूटी लड़की से कौन शादी करेगा। उसी गांव में पुनीत नाम का एक लड़का रहता था और वो दिव्या का कभी भी मजाक नहीं उड़ाता था। दिव्या उसे बहुत पसंद किया करती थी। जब भी वो पुनीत के साथ रहती तो वो बहुत ज्यादा खुश रहती थी। फिर एक दिन दिव्या अपने मन ही मन में सोचती है कि वो जब भी पुनीत से मिलेगी तो वो उसे अपने दिल की बात बता देगी कि वो उसे बहुत पसंद करती है और फिर वो उससे शादी भी कर लेगी। ऐसे ही सोचते सोचते काफी दिन गुजर जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद दिव्या जब पुनीत से मिलती है तो वो उसे अपने दिल की बात बताते हुए कहती है, पुनीत, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो। चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। अरे दिव्या, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त हूँ। लेकिन क्यों शादी नहीं कर सकती? क्योंकि मैं सांवली हूँ। नहीं दिव्या, ये कोई बात नहीं है। मेरा बचपन से ही एक ख्वाब था कि मैं एक बहुत ही सुंदर लड़की से शादी करूं, और तुम तो बहुत ज्यादा काली हो। ये सुनकर दिव्या बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वहीं पुनीत उसका दिल तोड़कर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। फिर दिव्या रोते हुए वहाँ से भाग जाती है और एक बेंच पर बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ आसमान से सिंड्रेला परी गुजर रही होती है, जो कि परी लोग जा रही थी। तभी उसकी नजर दिव्या पर पड़ जाती है, इसलिए वो दिव्या के पास आ जाती है और दिव्या से कहती है, अरे क्या हुआ दिव्या बेटी, तुम इतना जोर जोर से क्यों रो रही हो? मैं सिंड्रेला परी हूँ, तुम मुझे अपने बारे में बताओ बेटा। सिंड्रेला परी जी, मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता क्योंकि मैं काली दिखती हूँ। मैं बहुत ज्यादा बदसूरत हूँ। आज तो पुनीत ने भी मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया और मेरी चाची और मेरी बहन मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करती हैं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा काली दिखती हूँ। ऐसा नहीं है दिव्या, काले लोग तो दिल से बहुत अच्छे होते हैं बेटी। बेटी दिव्या, मैं तुम्हें एक जादुई बर्फ का लहंगा देती हूँ। इसका इस्तेमाल करके तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो जाओगी।
लेकिन बेटी एक बात याद रखना, अगर इसका इस्तेमाल तुमने लालच के लिए किया तो उसका अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होगा। फिर सिंड्रेला परी दिव्या को जादुई बर्फ का लहंगा देकर वापस अपने परी लोग चली जाती है। दिव्या जब वापस अपने घर आती है तो वो सिंड्रेला परी का दिया हुआ जादुई बर्फ के लहंगे को पहन लेती है। बर्फ का लहंगा पहनते ही दिव्या बहुत ज्यादा सुंदर और गोरी हो जाती है। अरे वाह, मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ, मैं तो गोरी भी हो गई हूँ। तभी वहाँ पर रोहिणी भी आ जाती है और गुस्से में दिव्या से कहती है, क्यों रे दिव्या, तू इतनी सुंदर और इतनी गोरी कैसे हो गई है? लगता है तूने कोई काला जादू तो नहीं करवा लिया? ये सुनकर दिव्या सिंड्रेला परी की सारी बात रोहिणी को बता देती है। तभी वहाँ पर दिव्या की चाची भी आ जाती हैं और उन दोनों की सारी बातें सुन लेती हैं। फिर वो कहती हैं, रोहिणी बेटी, ये बर्फ का लहंगा इस लड़की से छीन लो। ये तू जल्दी से पहन ले और इसे पहनते ही तू दिव्या से भी ज्यादा खूबसूरत और बिल्कुल राजकुमारी के जैसी हो जाएगी। फिर तू किसी भी सुंदर से राजकुमार से शादी कर लेना। तभी चाची वो बर्फ का लहंगा दिव्या से छीन लेती हैं और उसे रोहिणी को दे देती हैं। उसके बाद रोहिणी जैसे ही उस बर्फ के लहंगे को पहन लेती है तो अचानक से जादू होता है और वो एकदम काली और बदसूरत चुड़ैल के जैसी दिखने लगती है। खुद को ऐसा देखकर रोहिणी गुस्से में अपनी चाची को एक जोर का थप्पड़ मारती है और कहती है, लालची औरत, तेरे कारण ही मेरा ऐसा हाल हुआ है। अगर तूने लालच में आकर ये बर्फ का लहंगा दिव्या से छीनकर मुझे नहीं दिया होता तो मैं इस तरीके से काली और बदसूरत ना दिखती। रोहिणी का थप्पड़ खाने के बाद चाची को बहुत ज्यादा दुख होता है और फिर वो दुखी होकर रोहिणी से कहती है, बेटी, मैंने तुझे इतना लाड प्यार किया, तेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया और आज तूने मेरे मुंह पर थप्पड़ लगा दिया। अपनी चाची जैसी माँ पर तूने हाथ उठाया बेटा। तभी चाची जी दिव्या के पास जाकर उससे कहती हैं, मुझे माफ कर दो दिव्या बेटी, मैंने आज तक तुम्हें कभी भी प्यार नहीं किया, हमेशा तुम्हें बुरा भला कहा, लेकिन आज तक तुमने मुझसे कभी भी कुछ नहीं कहा। मुझे माफ कर दो बेटी। नहीं चाची जी, आप तो मेरी माँ की जैसी हैं। मैं आपको अपनी माँ की तरह मानती हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनकर चाची की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी दिव्या कहती है, चाची जी, रोहिणी को भी माफ कर दीजिए, वो तो मेरी प्यारी सी बहन है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। ये सब बातें रोहिणी भी सुन रही होती है और फिर वो दिव्या से कहती है, दिव्या, मैंने तुम्हें कभी भी अपनी बहन नहीं माना, हमेशा तुम्हारे साथ बुरा किया और आज तुम चाची जी से मुझे माफ करने के लिए कह रही हो। मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी बहना। इतने में वहाँ पर सिंड्रेला परी आ जाती है और फिर वो कहती है, रोहिणी, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसके लिए मैं तुम्हारी गलतियों को माफ करती हूँ और वापस से तुम्हें पहले जैसा कर देती हूँ। फिर सिंड्रेला परी एक जादू करती है और रोहिणी वापस से पहले जैसी हो जाती है। इतना करके सिंड्रेला परी वहाँ से चली जाती है। फिर वो तीनों आपस में हंसी खुशी से रहने लगते हैं। एक दिन पुनीत दिव्या से मिलने के लिए आता है और वो डायरेक्ट दिव्या को वहीं पर प्रपोज कर देता है। दिव्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पुनीत की ऐसी बात सुनने के बाद में दिव्या उससे कहती है, मैं तुमसे अब शादी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि अब मेरा रंग रूप तुमसे बहुत ज्यादा साफ हो गया है, मैं बहुत ज्यादा सुंदर दिखती हूँ, इसीलिए तुम मुझसे शादी करना चाहते हो ना, है ना पुनीत? ये सुनकर पुनीत को बहुत ज्यादा पछतावा होता है
और फिर वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे कि एक दिन दो राजकुमार भाई दोनों बहनों से मिलने के लिए आते हैं। तभी पहला राजकुमार कहता है, दिव्या, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तुम दिल की साफ और बहुत अच्छी लड़की हो और जब से मैंने तुम्हें देखा है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? तभी दूसरा राजकुमार रोहिणी के पास जाकर उससे कहता है, रोहिणी, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। क्या तुम भी मुझसे शादी करोगी? फिर वो दोनों बहनें खुशी खुशी शादी के लिए राजी हो जाती हैं और फिर उन दोनों की शादी दोनों राजकुमार भाइयों से हो जाती है। इस तरह वो अपने महल में बहुत ही खुशी से रहने लगती हैं। विक्रम अपनी बीवी अनामिका से बहुत प्यार करता था। वो दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थे। अनामिका, कहाँ हो तुम? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। अरे आई बस 5 मिनट रुकिए। इतना बोलकर अनामिका फटाफट अपना किचन का काम खत्म करके बाहर आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि विक्रम उसके लिए डायमंड का नेकलेस लेकर आया था। हैप्पी एनिवर्सरी माय ब्यूटीफुल वाइफ। हैप्पी एनिवर्सरी विक्रम, ये तो बहुत अच्छा नेकलेस है। मैं इसे हमेशा अपने पास संभाल कर रखूंगी। अच्छा, तुम यहीं रुकना, मैं अभी कुछ लेकर आती हूँ। इतना बोलकर अनामिका किचन में चली जाती है और एक केक लेकर बाहर आती है। अपना फेवरेट चॉकलेट केक देखकर विक्रम बहुत खुश होता है और अनामिका से कहता है, मेरा फेवरेट चॉकलेट केक? सच में तुम जैसा केक शायद ही कोई बना सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो यहाँ पर और जितनी भी बेकरी की दुकान है वो नहीं चलती। अगर ऐसा है तो मुझे बताओ कि तुम्हारी ही दुकान सबसे ज्यादा क्यों चलती है? मुझे नहीं पता। वैसे तुमसे कोई भी नहीं जीत सकता। अब इस बहस को हम यहीं खत्म करते हैं और अपनी शादी की 2nd एनिवर्सरी का केक काटते हैं। इस तरह से अनामिका और विक्रम अकेले ही अपनी शादी की सालगिरह को मनाते हैं। अनामिका की अपनी एक छोटी सी बेकरी की दुकान थी, तो वहीं विक्रम एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन विक्रम के साथ उसका दोस्त अखिल घर आता है। हम तो नौकरी करने वाले लोग हैं, पर मेरी बीवी बिजनेस कर रही है। उसका खुद का अपना छोटा सा बेकरी शॉप है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। विक्रम, ये बस ऐसे ही कहते रहते हैं। आप लोग खाना खा लीजिए। मैंने अपनी स्पेशल पेस्ट्री बनाई है। उसे खाना खाने के बाद जरूर बताना कि ये कैसी बनी है। क्या हमें खाना खाने से पहले पेस्ट्री नहीं मिल सकती भाभी? नहीं। इतना बोलकर वहाँ बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं और इसी तरह से वो लोग हंसी मजाक करके खाना खाते हैं। अब अखिल के जाने का समय हो चुका था और जाने से पहले अखिल अनामिका और विक्रम से कहता है, भाभी, अगले महीने मेरी शादी है। क्योंकि मेरी शादी गांव से है, इसलिए मैं आप लोगों को 1 महीने पहले ही बता रहा हूँ। और विक्रम, तुझे मेरे साथ ही गांव चलना होगा मेरी शादी में। अरे यार, तू तो मेरी जान है। तू कहे तो मैं तेरे से पहले ही बिहार पहुँच जाऊँ। अरे नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। फिर अखिल विक्रम को अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं और विक्रम अखिल के साथ बिहार जाने के लिए अपनी तैयारियाँ करने लगता है। अनामिका, मेरा सारा सामान पैक तो हो गया है ना? अरे हाँ, मैंने सारा सामान पैक कर दिया है। बस आप वहाँ जाकर अपना ख्याल रखना। मेरा दोस्त है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, बस तुम अपना भी ख्याल रखना। इतना बोलकर विक्रम अखिल के साथ बिहार चला जाता है।
बिहार जाकर विक्रम अखिल की शादी में खूब मजे करता है। मैंने जितना सुना था उससे काफी अच्छा है बिहार। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे खुशी हुई कि तुझे यहाँ आकर अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब जाकर जल्दी से तैयार हो जा। कुछ ही देर में बारात निकलने वाली है। क्योंकि मैं दूल्हा हूँ, इसलिए मुझे भी जाने दे यार तैयार होने के लिए। इतना बोलकर अखिल अपनी शादी के लिए तैयार होने जाता है। फिर कुछ ही देर के बाद विक्रम बारातियों के साथ जाता है, जहाँ शादी में मुरली नाम के एक व्यक्ति की नजर विक्रम पर पड़ती है। अरे भाग्यवान, देखो दूल्हे के साथ वाला लड़का कितना स्मार्ट है, कितना अमीर लग रहा है और बहुत नेक भी है। हमारी बेटी की शादी के लिए हमें बिल्कुल ऐसा ही लड़का तो चाहिए था, दूसरों की तरह लालची नहीं। क्यों ना इसको अगवा करके अपनी बेटी की शादी इससे करवा दी जाए। भला इसमें भी कोई पूछने वाली बात है? इसमें हमें दहेज भी नहीं देना पड़ेगा और हमारी बेटी को भी एक अच्छा ससुराल मिल जाएगा। वैसे तो मुरली एक अच्छे घराने से था, पर उसकी बेटी बहुत ज्यादा सुंदर थी। उसकी नीली नीली आँखें, गुलाब की तरह लाल होठ और बहुत ही लंबे घने बाल थे। और साथ ही वो आम लड़की नहीं थी, बल्कि एक परी थी, जिस वजह से सभी लोग उसकी बेटी सिंड्रेला की सुंदरता और जादुई शक्तियों की वजह से उससे शादी करना चाहते थे। लेकिन उन्हें एक नेक लड़के की खोज थी। साथ ही साथ मुरली एक कंजूस इंसान था, जो शादी में दहेज नहीं देना चाहता था। बस यही वजह थी कि उसकी बेटी की शादी नहीं हो पा रही थी। फिर मुरली अपने गुंडों को भिजवाकर विक्रम को अगवा करवा लेता है। कुछ देर बाद जब विक्रम की आँख खुलती है, तो वो खुद को मुरली के पास पाता है। अरे अरे, कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ पकड़कर क्यों लेकर आए हो? और ये मेरे बगल में बैठी लड़की कौन है? नमस्कार दामाद जी, हम आपके होने वाले ससुर हैं और आपके बगल में जो बैठी है वो हमारी बिटिया है सिंड्रेला, जिससे आपकी शादी होने वाली है। अरे पंडित, तुम क्या टुकुर टुकुर देख रहे हो? जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ो। ये कैसी बदतमीजी है? बिना मेरी मर्जी के तुम मेरी शादी इस लड़की से कैसे करवा सकते हो? मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। पंडित जी, वो जो बोल रहा है बोलने दो, तुम मंत्र पढ़ो, ये शादी तो होकर ही रहेगी। इस तरह से जबरदस्ती विक्रम की शादी सिंड्रेला से करवा दी जाती है और बेचारा विक्रम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। दूसरी शादी होने के बाद मानो जैसे विक्रम टूट ही जाता है। तुम्हारे घर वालों ने ये बिल्कुल भी सही नहीं किया। तुम जानती हो मैं अपनी बीवी से कितना प्यार करता हूँ, पर तुम लोगों की वजह से अब मैं उसके सामने भी नहीं जा सकता। मेरा दम घुट रहा है यहाँ। मैं जानती हूँ कि मेरे घर वालों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, इसीलिए मैं उनकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम्हारे माफी मांगने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? मेरा दिल कर रहा है कि मैं खुदकुशी कर लूं। ऐसा मत कहो मेरे घर वालों के लिए। और मेरे घर वालों ने ये सब इसीलिए किया है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूँ और मेरे लिए रिश्तों की कमी नहीं है। अमीर से अमीर लोग मुझसे शादी करना चाहते थे, पर मेरे माता पिता को मेरे लिए एक नेक और ईमानदार लड़के की खोज थी। दरअसल सच ये है कि मैं उनकी असली बेटी नहीं हूँ। मैं उन्हें एक मंदिर के बाहर मिली थी और मैं एक परी हूँ। साथ ही मेरे पास बहुत सारी जादुई शक्तियाँ भी हैं, जिस वजह से सभी मेरी ताकत का गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं। और तुम्हें जरूरत नहीं है मुझे झेलने की। मैं तुमसे बस इतना कह रही हूँ कि अगर तुमने मुझे अभी छोड़ा तो मेरे घर वाले तुम्हें वैसे भी मार देंगे। इसीलिए तुम मुझे अपने साथ लेकर चलो और अपनी बीवी को मेरे बारे में मत बताना। तुम मुझे वहीं छोड़ देना, मैं अकेले ही रह लूंगी और कुछ इंतजाम कर लूंगी अपने लिए। उसके बाद सिंड्रेला उसे अपना परी वाला रूप दिखाती है, जिसे देखकर विक्रम डर जाता है।
अरे आप डरिए मत, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। सिंड्रेला की बात सुनकर विक्रम का गुस्सा शांत हो जाता है। अब विक्रम सिंड्रेला को अपने साथ लेकर जाता है और स्टेशन पर आकर उसे खुद से ही अलग होने को कहता है। यहाँ से हमारे रास्ते अलग अलग हैं। जानती हूँ, तुम अपनी बीवी के पास जा सकते हो। इतना बोलकर सिंड्रेला जैसे ही विक्रम को छोड़कर जाने लगती है कि तभी एक गुंडा आकर उसके बैग को छीनकर ले जाता है और बेचारी सिंड्रेला कुछ भी नहीं कर पाती। सिंड्रेला की लाचारी देखकर विक्रम सब कुछ समझ जाता है कि ये जगह सिंड्रेला के लिए ठीक नहीं है। अब विक्रम ना चाहते हुए भी सिंड्रेला को अपने साथ अपने घर ले जाने का फैसला करता है। क्या तुम्हारे घर? और तुम अपनी बीवी से क्या कहोगे? देखो, मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता, और रही मेरी बीवी की बात, तो मैं उसे सब कुछ सच सच बता दूंगा। मैं जानता हूँ वो मुझ पर विश्वास जरूर करेगी। अब विक्रम सिंड्रेला को अपने साथ अपने घर ले जाता है, जहाँ अनामिका अपनी सौतन को देखकर हैरान हो जाती है। फिर विक्रम अपनी सारी लाचारी अनामिका को बताता है, पर अनामिका उसकी एक नहीं सुनती। आप मेरे लिए बिहार से सौतन लेकर आए हैं और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं आपकी परिस्थितियों को समझूं। आपने मुझे धोखा दिया है, धोखा। ऐसा नहीं है, विक्रम बिल्कुल सच कह रहे हैं। इसमें इनकी कोई भी गलती नहीं है। तुम तो चुप ही हो जाओ। तुम होती कौन हो हम दोनों के बीच में बोलने वाली? तो विक्रम, तुमने अपनी दूसरी बीवी को इतना अधिकार दे दिया कि वो अब हमारे बीच बोले? अनामिका, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, और मैं सिंड्रेला को यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि इसका इस शहर में कोई भी नहीं है। आखिर ये अकेली कहाँ जाती? कुछ दिनों बाद मैं इसे तलाक दे दूंगा और इतने दिनों में इसके रहने का बंदोबस्त भी कर दूंगा। फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब कुछ भी ठीक नहीं होगा मिस्टर विक्रम। तुम्हें मुझे जितना बेवकूफ बनाना था तुमने बना लिया। अब मैं और बेवकूफ नहीं बनने वाली। सही कहती थी मेरी माँ, तुम मेरे लायक ही नहीं हो। और वैसे भी मैं तुम्हें कुछ छोड़ने वाली थी, क्योंकि मुझे कोई और मिल गया है जो कि तुमसे कहीं ज्यादा अमीर है, और हम दोनों जल्दी ही शादी करने वाले हैं। चलो अच्छा ही हुआ तुमने भी शादी कर ली। अब तुम अकेले तो नहीं रहोगे। क्या ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरे साथ पैसों के लिए रहती थी, तुमने मुझे धोखा दिया। हाँ, क्योंकि पैसे के बिना भी भला कोई जिंदगी होती है। और हाँ, उसने मेरे लिए एक बहुत बड़ी केक की दुकान भी खोली है। चलो अब मैं चलती हूँ, बाय। इस तरह से अनामिका विक्रम को धोखा देकर उसकी बात को बगैर समझे उसे छोड़कर चली जाती है। पर सिंड्रेला उसका साथ देती है और उसे संभालती है, उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और अपनी जादुई शक्तियों से उसकी सारी इच्छा भी पूरी करती है। इस तरह से विक्रम समय के साथ साथ अनामिका को भूल जाता है और सिंड्रेला से प्यार करने लगता है। इसके बाद विक्रम अपनी दूसरी बीवी सिंड्रेला परी के साथ अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करता है। तारा एक बहुत ही समझदार लड़की थी। वो बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार थी और वो मन लगाकर पढ़ाई करती थी। तारा जब बड़ी हुई तो उसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके नौकरी के लिए अप्लाई किया और उसकी एक सरकारी बैंक में नौकरी लग गई। फिर फोन रखकर वो खुशी से अपनी मम्मी पापा को ये बात बताने पहुंची, तो वहाँ पर पंडित जी बैठे हुए थे और वहीं बराबर में ही तारा के मम्मी पापा भी चिंता में बैठे थे। देखिए रामलाल जी, कुंडली तो मैंने बना दी है, पर ग्रहों के हिसाब से जन्म कुंडली में मंगल ग्रह प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में बैठा हुआ है, तो कुंडली में मांगलिक दोष बनता है। इस हिसाब से आपकी बेटी तारा मांगलिक है।
इसके विवाह में तभी बाधाएं आ रही हैं। आप इसकी पूजा जितनी जल्दी हो सके करवा लें। अब मैं चलता हूँ। नमस्ते। अब क्या करे लक्ष्मी, मांगलिक दोष की पूजा तो करवानी ही पड़ेगी। देखता हूँ सारा खर्चा मिलाकर कितने का पड़ता है। पिताजी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। मैं कुछ समय बाद इस बारे में सोचूंगी। और आपको लगता है कि मेरी शादी इसी कारण से नहीं हो रही, तो मुझे अपनी देवी माँ पर पूरा विश्वास है। वो मेरे जीवन में अपने आप किसी ऐसे व्यक्ति को भेज देंगी जो इन सब बातों का वहम नहीं करता होगा। पिताजी, आपको याद है आपके जिगरी दोस्त की बेटी शिवानी, उसकी तो कुंडली गुण सब लड़के के साथ मेल हो गए थे, लेकिन फिर 6 महीने बाद ही उसका तलाक हो गया। फिर भी अगर आपको लगता है मेरा मांगलिक दोष दूर हो जाएगा, तो मैं अपने हाथों से गरीब और बेसहारा लोगों को अन्न और वस्त्र दान करती रहूंगी। उनकी दुआओं में बहुत शक्ति होती है पिताजी, और असली पूजा भी वही है। और तारा बेटी सुन तो। तारा तो वहाँ अपनी नौकरी लगने की बात बताने आई थी, पर वो अपने बारे में वो सब बातें सुनकर बहुत दुखी हो गई और फिर देवी माँ के मंदिर चली गई। माँ, आप तो सब कुछ जानती हो। अगर मैं मांगलिक हूँ तो इसमें मेरा क्या दोष है? लोग मांगलिक नाम सुनकर इतना सहम क्यों जाते हैं, जैसे मांगलिक होकर किसी लड़के ने या लड़की ने कोई पाप कर दिया हो। हे देवी माँ, मैं तो सिर्फ आप पर विश्वास करती हूँ। मेरा ये जीवन आपका दिया हुआ है, तो मेरे आने वाले जीवन की रक्षक आप ही हो माँ। मैं जानती हूँ आपके आशीर्वाद से मेरे जीवन में अपने आप कोई अच्छा जीवन साथी जरूर मिल जाएगा। माँ के मंदिर में जाकर तारा को एक अलग सी शांति और हिम्मत मिलती है, और अगले ही दिन से वो अपने बैंक की नौकरी ज्वाइन कर लेती है। पर ना जाने तारा के माता पिता के मन में उसके मांगलिक होने का डर सा बैठ गया था। लक्ष्मी, तारा मांगलिक दोष की पूजा करवाने के लिए तैयार ही नहीं है। मुझे तो उसकी शादी की बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं कोई अच्छा लड़का उसके लिए मिलेगा भी कि नहीं। पता नहीं ऐसे मन में विचार क्यों आ रहे हैं। आप उसकी शादी की चिंता बिल्कुल मत करो। तारा अपनी देवी माँ पर बहुत विश्वास करती है, और मैं जानती हूँ माँ दुर्गा अपने भक्तों के सारे संकट दूर करती हैं। देखना, तारा की किस्मत में अच्छा और प्यार करने वाला जीवन साथी जरूर आएगा। चलो हम दुर्गा माँ के मंदिर चलते हैं और वहाँ पर गरीबों को अपने हाथों से दान पुण्य करेंगे, ताकि हमारी बेटी तारा को माँ का आशीर्वाद और गरीबों की दुआएं मिले। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन तारा अपनी जॉब से वापस आ रही थी। तारा थोड़ी दूर पैदल ही चली कि अचानक उसने देखा कि एक ऑटो वाला एक बाइक को टक्कर मारकर भाग गया। तारा तेजी से भागकर उस बाइक वाले लड़के के पास पहुंचती है, तो वो देखती है, अरे इन्हें तो काफी चोटें आई हैं। भैया जरा रुकना, इन्हें हॉस्पिटल ले जाने में मेरी मदद कीजिए प्लीज। तारा उस अनजान लड़के को ऑटो में हॉस्पिटल लेकर जाती है। फिर तारा अपने पिताजी को फोन कर देती है, और कुछ ही घंटों बाद उस लड़के को होश आ जाता है। थैंक यू सो मच, आपने मेरी इतनी हेल्प की है। इसमें हेल्प की कोई बात नहीं है, ये तो हर नागरिक का फर्ज है सर। वैसे ये मेरे पिताजी हैं। और फिर वो लड़का अपने फैमिली मेंबर को फोन करता है। उसके मम्मी पापा भी तारा को धन्यवाद देते हैं। उस लड़के का नाम चांद था। वो एक कंपनी का मालिक था। फिर धीरे धीरे तारा और चांद में दोस्ती हो जाती है, और एक दिन चांद तारा से, तारा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ, क्या तुम मेरी जीवन साथी बनोगी? देखो चांद, तुम जैसा जीवन साथी पाकर कोई भी लड़की अपने आप को खुशकिस्मत मानेगी। पर चांद, मैं मांगलिक हूँ, मेरी कुंडली में मांगलिक दोष है। कहीं मेरे कारण तुम्हें कुछ हो गया तो? मैं इन सब बातों को नहीं मानता। आज हम मंगल ग्रह पर पहुँच गए हैं, और फिर मंगल ग्रह का नाम खुद ही मंगल है, तो मेरे साथ मंगल ही होगा।
मेरी जान बचाने वाली मेरे लिए हमेशा लकी रहेगी और चांद तारा हमेशा साथ रहेंगे। इस तरह चांद की सोच ने सबकी सोच को बदल दिया और सबकी रजामंदी से और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से चांद और तारा की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। आज चांद और तारा की शादी को पूरे 30 साल बीत चुके हैं और वो दोनों अपनी शादी की 30वीं सालगिरह मना रही हैं, अपने तीनों बच्चों शगुन, पिंकी और राघव के साथ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।